हेलो एवरीवन, मैं हूं साइन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो ग्रेविटेशन के सेकंड लेक्चर के साथ मैं आ चुका हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे हमने ग्रेविटेशन का जो हमारा वेक्टर फॉर्म है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो पढ़ा था। फिर कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, उसका पूरा लॉजिक क्या है वो समझा था। फिर हमने देखा था ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो देख के फिर ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे ग्रेविटेशन का पहला जो पढ़ते हैं वही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और उस बेसिक चीज़ को अगर आप लोग नहीं जानेंगे तो बाद में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो वो लॉ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द मेन इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशन। आप लोगों के लिए क्लास 11 में आप लोगों के लिए वो सबसे मेन इक्वेशन है। अब उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग करेंगे क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। फिर वेरिएशन ऑफ जी अलॉन्ग लैटिट्यूड देखेंगे। फिर मास और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ ये थोड़ा देखेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आज करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही आज हमारा मेन फोकस रहेगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। जी का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या ऑल ओवर द अर्थ ये वैल्यू सेम रहता है? आंसर इज नो। ऑल ओवर द अर्थ इसका वैल्यू सेम नहीं रहता, जगह टू जगह इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब कैसे चेंज होगा, क्या वेरिएशन, वो सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है। पहले मैं इसका डेराइवेशन करूंगा, फिर देखूंगा कैसे क्या चीज़ होता है। तो देखिए कैसे क्या होगा। सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? एक्सीलरेशन ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये है कोई भी प्लैनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए जितना एक्सेलरेशन वो जनरेट करता है, उस फोर्स के लिए जितना एक्सेलरेशन जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट होगा उसके लिए जो इसका एक्सीलरेशन होगा दैट इज जी। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल या वेट बोलते हैं, वेट, या मैं उसको ग्रेविटेशनल पुल भी अगर बोलूँ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल पुल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो क्या बोलते हैं? एम जी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी हम लोग यही ऐसे पढ़ा था, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हम लोग क्या लिखते हैं? एम जी। और इस ऑब्जेक्ट और प्लैनेट का मास अगर कैपिटल एम है, जिस भी प्लैनेट में है उसका मास अगर कैपिटल एम है, उसमें कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, या हाँ ठीक है, बाई आर स्क्वायर। इसको मैं वेट बोल रहा हूँ, इसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूँ। अभी कोई भी बॉडी के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल पुल लगता है वही तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज एफ डब्ल्यू एंड एफ जी आर इक्वल। सो वी नो दैट एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ जी। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं? एम जी इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा? जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम बाई आर स्क्वायर, जहां पर जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, एंड आर इज द डिस्टेंस of the object, r is the distance of the object from the center of the earth, r is the distance of the object from the center of the earth, sorry अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट से, अर्थ नहीं, हर एक प्लैनेट का जी अलग होता है। तो सेंटर ऑफ द प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम सेंटर फ्रॉम द प्लैनेट, जो डिस्टेंस है, रेडियस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि रेडियस है, जितना डिस्टेंस में है सेंटर से उतना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, एक प्लैनेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रहता है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रहता है तो डिस्टेंस क्या होगा? तो इसके लिए ये वाला होगा आर, इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला होगा आर। जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटर से जितना डिस्टेंस वो होगा आर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? ठीक है।
अभी हम लोग देखेंगे और हर एक जगह में जहाँ पे जिसका मास अलग होगा, तो प्लैनेट टू प्लैनेट जिसका मास अलग होगा उसका ये भी अलग होगा, जी का वैल्यू भी अलग होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं एक चीज़ कि हम मून और अर्थ का अगर जी कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि मून और अर्थ का जो जी है उसका 1/6 टाइम्स है, क्योंकि देखा गया है मून के लिए क्या होगा, अर्थ के लिए क्या होगा। एक आप लोग बचपन में सीखे थे क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ग्रेविटेशनल पुल अर्थ में है 60 न्यूटन, वो मून में जाएगा तो 10 न्यूटन हो जाएगा। तो कैसे होता है, तो हमें पता अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ में है तो फॉर्मूला क्या होगा, Gm/r²। ये है अर्थ का मास, ये भी अर्थ का मास, इसका स्क्वायर। और कोई भी अगर मून में है, कोई भी अगर मून में है तो क्या होगा, Gm/r²। ये भी किस में है, मून में है, ये भी किस में है, मून में है। ठीक है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, जी अर्थ बाई जी मून, दोनों को डिवाइड करूं, जी जी कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा, एम अर्थ बाई एम मून टू आर मून बाई आर अर्थ, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अभी इन सब डेटास को हम लोग जब पुट करते हैं, जैसे अर्थ का मास होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁴ kgs। ये मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते करके भी दिखाऊंगा। ऐसे मून का तो ये जो कैलकुलेट किया जाता है जो 5.99 ऐसा कुछ आता है, तो ये नियरली कुछ तो सब डेटा बिठाने के बाद 6 आता है। ये सब बिठाने के बाद कैलकुलेट करके देखा गया 6 आता है। तो हमारा इससे एक ये मैंने क्यों बताया, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आता है अर्थ का और मून का जी कंपेयर करके, तो अर्थ का जो जी है वो मून के जी के कितना टाइम्स है, 6 टाइम है, 6 टाइम्स है, समझे। तो अर्थ का जो जी है दैट इज 6 टाइम ऑफ द जी ऑफ द वैल्यू ऑफ मून। ये भी थोड़ा एक्सप्रेशन जान के रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये तो हम लोग सीख गए। अभी हम लोग को जो देखना पड़ेगा कि जी का जो वैल्यू है वो क्या हमेशा सेम रहेगा, मतलब हम लोग ऊपर जाएंगे हाइट में, नीचे जाएंगे डेप्थ में, हमेशा क्या जी का वैल्यू सेम रहेगा, आंसर इज नो। अब क्यों सेम नहीं रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, फिर देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। समझ गए, चलिए देख लेते हैं अच्छे से देखिए। और यहाँ पर एक ग्राफ है, वो ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट मतलब क्या है, ये एक हमारा अर्थ है, किसी भी प्लेनेट है, तो जिसका रेडियस है कैपिटल आर, रेडियस है कैपिटल आर। और हम लोग कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कितना सरफेस से h हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस से h हाइट ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ये हाइट है h, ये हाइट है h, ये रेडियस है r। तो टोटल ये जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, तो टोटल डिस्टेंस इज r। तो अगर मेरा देखिए, अगर टोटल h हाइट के ऊपर, तो मेरा g कितना होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट सरफेस में रहता, इफ ऑब्जेक्ट इज इन सरफेस, इफ ऑब्जेक्ट इज इन सरफेस, प्लेनेट का अगर सरफेस में रहता तब क्या होता, तब हमारा g क्या होता, g का वैल्यू होता Gm/r²। अगर प्लेनेट का मास है हमारा कैपिटल M, सरफेस में रहता तो ये होता। अभी कहाँ पर है, उस हाइट में है, पॉइंट P में है, तो क्या होगा, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट is at point P, then G डैश क्या होगा, Gm/r²। टोटल डिस्टेंस है r, इसका मतलब क्या है, Gm/r+h होल स्क्वायर, क्योंकि r इक्वल्स टू हमें क्या पता है, r इक्वल्स टू r+h, ये पता है Gm/r+h²। अभी दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर करके एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लेके आऊंगा, वही हमारा काम है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ G'/G, तो ऊपर क्या पड़ा रहेगा, Gm/r+h², नीचे क्या पड़ा रहेगा, Gm/r²। तो Gm कट जाएगा तो क्या रहेगा अल्टीमेटली r²/r+h होल स्क्वायर। तो क्या होगा, टोटल में डिवाइड कर दूँ तो r+h/r होल स्क्वायर में कर सकता हूँ। अगर r को मैं नीचे डिवाइड करूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर। मैं ये वाला लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस h बाई आर होल टू द पावर -2 जी डैश बाई जी मैं लिख सकता हूँ ये वाला, ऑब्वियसली आई कैन राइट दिस। और इसको जब हम लोग बायनोमियल एक्सपांसन करेंगे, कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में आ रहा है तो आ रहा है अच्छा से। तो इसको जब मैं बायनोमियल एक्सपांसन करूंगा तब क्या होगा 1 माइनस 2h बाई आर। आप लोगों ने बायनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ा है, तो इस इग्नोरिंग अगर मैं हायर टर्म्स को इग्नोर करूँ, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें ये क्यों पता है, क्योंकि h इज मच लेस देन r, क्योंकि हाइट इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो g डैश बाई जी इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो फिर मेरा अल्टीमेट एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, तो हाइट के साथ g का एक्सप्रेशन मेरा क्या आ रहा है, मैं अगर इधर लिखूं therefore g डैश इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो विथ h हाइट द ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, ऐसे करके डिक्रीज करता रहता है 1 माइनस 2h बाई आर। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग एक चीज देख पाते हैं कि जितना ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होता है कि इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, माइनस हो रहा है ना, इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्लस होता। तो मैं क्या लिखूंगा विथ हाइट मैं यहाँ से लिख सकता हूँ विथ हाइट, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ विथ हाइट जी डिक्रीजेस, क्योंकि हम लोग क्लियरली हमें क्या पता चल रहा था, जी डैश लेस देन जी, हमें क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। कैसे, एक सिंपल न्यूमेरिकल, यहाँ सिंपल न्यूमेरिकल आता है। कैसा आप लोग क्वेश्चन तो देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट 10 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस। तो हमें कैसे करेंगे, हमें पता है रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, इतना रेडियस ऑफ द अर्थ होता है। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए किलोमीटर से मैं मीटर नहीं करूँगा, क्योंकि h बाई आर है तो किलोमीटर कट जाएगा, तो यूनिट का मुझे अलग से कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो जी डैश इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो जी 1 माइनस 2h, 2h कितना है, h मेरा 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर बाई 6400 किलोमीटर। तो मैं यही बोल रहा था किलोमीटर कट जा रहा है, इसलिए अलग से कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो 10 कट गया, 2 इंटू 3 20। तो जी का वैल्यू है 9.8, 1 माइनस 1 बाई 320, दैट इज ये कितना होता है, इंटू करेंगे तो 319 बाई 320। ये जितना आएगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, उसका आंसर होगा। जितना आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमारे जी का वैल्यू हो जाएगा। तो इतना सिंपल का न्यूमेरिकल है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन का है नहीं। तो जैसे मैंने हाइट के साथ जी का वेरिएशन बोला, वैसे डेप्थ के साथ भी जी का वेरिएशन हो सकता है। अब कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ देख लेते हैं वो कैसे होगा। विथ हाइट है, सिमिलरली वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ कैसे होगा देख लीजिए कैसे होगा विथ डेप्थ। ज़्यादा हार्ड नहीं है सब, समझे, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा यहाँ से हार्ड आता नहीं है। वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। सो ये मेरा अर्थ का सरफेस है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये मेरा रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, हमें पता है। अभी मेरा कोई पॉइंट पी यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, टोटल डिस्टेंस है आर, मतलब मुझे सरफेस से कितना डेप्थ में है। तो पॉइंट पी में मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ मेरा कितना है बोलिए तो, कितना डेप्थ में है, डेप्थ मेरा डी डेप्थ में, सरफेस से डी डेप्थ में मेरा सरफेस है। और टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, टोटल रेडियस ऑफ द अर्थ है कैपिटल आर। तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी, डेप्थ में, एट डेप्थ। तो कितना डेप्थ में समझ रहे हैं कि सरफेस में है, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट क्यू है सरफेस में, तो सरफेस से डी डेप्थ नीचे, सरफेस से कितना डेप्थ नीचे, डी डेप्थ नीचे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, रेडियस इज कैपिटल आर एंड दिस टू पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, आर माइनस डी, पूरा आर है ये डी है, तो इतना कितना होगा आर माइनस डी। ठीक है, समझ गए। तो देख लेते हैं। तो एट सरफेस क्या होगा, एट सरफेस हमें पता है जी इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उस डेप्थ में क्या होगा,
वो हम लोग देखेंगे। लेकिन एक मिनट, हमें उसके पहले देखना पड़ेगा अर्थ का डेंसिटी, क्योंकि हाइट में जैसा होता है डेप्थ में वैसा करके सिंप्लीफाई नहीं है, डेप्थ में हमें कुछ और। तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला हमें क्या पता है, डेंसिटी ऑफ अर्थ हमें पता है मास बाई वॉल्यूम। सो मास ऑफ द अर्थ अगर m होता है, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से मैं मास ऑफ द अर्थ कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं मास ऑफ द अर्थ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बोलिए तो, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ तो क्या होगा, g = g/r²। m का जगह क्या पुट करूँगा, ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो r² r³ कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, g, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/3 पाई g रो इंटू r में लिख सकता हूँ, ये वाला निकलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए। अभी देखिए उस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में मैं अगर अच्छे से देखिए, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में मैं अगर एक स्फीयर इमेजिन करूँ, पॉइंट P के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक स्फीयर इमेजिन करूँ जिसका हमारा रेडियस होता है कितना r-d, तो हमारा न्यू मास ऑफ द अर्थ, तो मेरा अगर मास ऑफ द अर्थ विथ रेडियस कितना r-d, मतलब क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं, मतलब ये जो छोटा जो मेरा डेप्थ में है उसका रिस्पेक्ट में अगर एक मास में इमेजिन करूँ वो कितना होगा, तब रेडियस इतना हो जा रहा है। तो मास का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा r-d। पहले यहाँ पर r था लेकिन अभी r क्या हो, रेडियस क्या हो गया r-d। सो r-d होल क्यूब इंटू रो, ये वाला होगा मास। तो ये होगा न्यू मास, तो मैं इसको m' लिख रहा हूँ। तो इसके रेस्पेक्ट में नया g क्या होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में g' क्या होगा, मतलब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, क्या पता है हमें, gm' बाई r-d², क्योंकि मेरा रेडियस भी चेंज हो रहा है, m' भी चेंज हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, g बाई r-d², m' का जगह क्या लिखूंगा, ये वाला 4/3 पाई r-d होल क्यूब इंटू रो। ठीक है, तो ये वाला कट गया, क्यूब कट गया, तो क्या पड़ा रहेगा अल्टीमेटली मैं ऊपर लिख रहा हूं इस चीज को, यहां पर लिख रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, यहां पर g' हो जाएगा 4/3 पाई g r-d इंटू रो, ये वाला होगा r-d इंटू रो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ चुका है, इक्वेशन नंबर 4। सो 3 और 4 को अगर मैं डिवाइड करूं, 3 और 4 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा इक्वेशन आ जाएगा। सो 3 और 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या होगा। सो 3 या मैं 4 डिवाइडेड बाई 3 करता हूं तो ऊपर पड़ा रहेगा g', नीचे पड़ा रहेगा g, ऊपर रहेगा 4/3 पाई g r-d इंटू रो, नीचे पड़ा रहेगा 4/3 पाई g रो r, ये पड़ा रहेगा। समझ पा रहे हैं, सब मैंने लिख दिया। अभी दोनों को सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अल्टीमेटली लास्ट तक पड़ा रहेगा, देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, जी कैंसिल, जी कैंसिल, रो कैंसिल, रो कैंसिल, तो पड़ा है r-d बाई r। तो क्या होगा 1 - d बाई r। तो यहाँ से मेरा g' का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो g' = 1 - d बाई r इंटू g। g' = 1 - d बाई r इंटू g। और ये है क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ g एट डेप्थ d, दैट इज द वैल्यू ऑफ g एट ए डेप्थ d, वैल्यू ऑफ g एट अ डेप्थ d, उसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है 1 - d बाई r इंटू जी। इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, समझ गए। तो इतना डेप्थ में, तो यहाँ से भी हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग क्या कह सकते हैं, जितना नीचे जा रहा है g का वैल्यू क्या कर कम रहा है, तो यहाँ भी g' लेस देन g, g' लेस देन g। तो हाइट के साथ भी g का वैल्यू डिक्रीज होगा, डेप्थ के साथ भी g का वैल्यू डिक्रीज होगा। अभी इन हाइट और डेप्थ को मिला के अगर मैं ग्राफ पॉइंटिंग करूं तो एक ग्राफ भी मेरा आएगा। उस ग्राफ को क्या मैं देख लेता हूं। पहले देखिए क्या चीज, वेरिएशन विद जी विद डेप्थ और विथ हाइट कैसे होता है। सो अगर मैं प्लॉट ऑफ जी
वर्सेस आर विथ हाइट एंड डेप्थ अगर मैं करूं, मैं क्या कर रहा हूं देखिए अच्छे से समझिए, प्लॉट ऑफ जी वर्सेस आर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए क्या होता है, अभी मेरा जब प्लॉट करेंगे, इस तरफ मेरा जी है, वेरिएशन ऑफ जी, इस तरफ मेरा आर है। यहां से मैं एक डॉटेड लाइन दे रहा हूं, यहां पर क्या होता है, यहां पर आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, मतलब ये है, ये पॉइंट क्या है, दिस इज द सरफेस, ये है अर्थ का सरफेस, इस इनसाइड या डेप्थ में, इनसाइड या डेप्थ में, ये क्या है आउटसाइड या कहां पर है हाइट में, आउटसाइड या ऑल्टीट्यूड या हाइट में, समझ गए, डेप्थ में ये है, आउटसाइड में ये है। तो इसका वेरिएशन कैसे होता है जी का, जो अर्थ का अंदर है जी का वेरिएशन क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अंदर मेरा इंक्रीज ऐसे करके मेरा हो रहा है, ठीक है, यहां पर मैं देख रहा हूं जी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो अंदर में ऐसा राइज होता है। फिर बाहर क्या होता है, हम देख रहे हैं कि फॉल कर जा रहा है, तो बाहर हमारा ऐसे करके फॉल हो जाएगा, क्योंकि इधर होता है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारा, और ये है एट द सरफेस, एट द सरफेस में जी का वैल्यू कुछ ऐसा होता है। तो मैक्सिमम कहां पर होता है, देखिए यहां पर मेरा मैक्सिमम होता है, ये क्या है, दिस इज जी मैक्स। जी मैक्स कहां पर होता है, अर्थ का सरफेस में होता है। तो इस करके इंक्रीज किया, फिर वहां से स्लाइटली ड्रॉप कर गया, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी वर्सेस आर, प्लॉट ऑफ जी वर्सेस आर, जहां पर आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अर्थ के लिए हो सकता है, किसी भी प्लैनेट के लिए हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये जो प्लॉट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलो, अच्छे से फॉलो कीजिए, दिस प्लॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी वर्सेस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, प्लॉट ऑफ जी वर्सेस आर, क्लियर, ओके, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अभी हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि जी लैटिट्यूड वाइज कैसे वेरी करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाइज तो हम लोग जानते हैं कि जी का वैल्यू चेंज होता है, लॉन्गिट्यूड वाइज मैं नहीं कहूँगा, लैटिट्यूड वाइज मैं कहूँगा कि जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। सो चलिए देखते हैं, तो देखिए चलिए, सो देखिए क्या होता है इसमें, वेरिएशन ऑफ जी अलोंग लैटिट्यूड, वेरिएशन ऑफ जी अलोंग लैटिट्यूड, या इसको कुछ कुछ बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ड्यू टू ड्यूरनल मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जो डेली मूवमेंट करता है, डेली मोशन करता है, उसके लिए कैसा होता है, और ड्यू टू ड्यूरनल मोशन ऑफ अर्थ, ये भी थोड़ा देख लेते हैं, अलॉन्ग लैटिट्यूड या ड्यू टू द ड्यूरनल मोशन ऑफ द अर्थ, कैसे होता है ये चीज। तो अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इसके सेंटर ये है, तो इसका रेडियस मैं बोल दे रहा हूँ क्या है, इसका रेडियस है हमारा आर, अर्थ का रेडियस है आर। तो किसी भी टाइम में मेरा कोई भी, किसी भी टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा इधर पॉइंट पी में है, किसी भी टाइम में मेरा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट पी में है, ये है पॉइंट पी, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये मेरा कितना एंगल में है, मैं बोल दे रहा हूँ सेंटर से कोई भी एंगल फाई एंगल या थीटा एंगल में है, कोई भी एंगल थीटा एंगल में है, ठीक है। तो इस पॉइंट में इसका अगर इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो इस तरफ इसका सेंट्रीपिटल फोर्स पॉइंट आउट करेगा, हमेशा इस तरफ पॉइंट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, कि एक होगा इस तरफ कंपोनेंट होगा, एक होगा इस तरफ कंपोनेंट। तो ये थीटा है, तो ये वाला थीटा है, दिस इज पॉइंट P। तो इस तरफ क्या होगा, FC cos थीटा, इस तरफ होगा FC sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन को याद आ रहा है वही, और नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर क्या काम करेगा बोलिए तो mg, टुवर्ड द सेंटर काम करेगा mg। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का में और अर्थ का जो हमारा मोशन कर रहा है उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा, अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स FC इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, इतना काम करता है अर्थ का सेंट्रीपिटल फोर्स।
और वेट कितना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किस तरफ पॉइंट करता है, टुवर्ड द सेंटर, दैट इज एफ जी इक्वल्स टू एम जी। तो हमारा रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो कितना है, तो रिजल्टेंट जो हमारा फोर्स है, रिजल्टेंट की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कौन, एक चीज देखिए तो कौन ज़्यादा है, एम जी ज़्यादा है या वो वाला ज़्यादा है, ऑब्वियसली एम जी ज़्यादा है। क्यों, अगर वो ज़्यादा होता तो हम लोग तो स्पेस में भाग जाते, हम लोग तो सरफेस में रहते, तो कौन ज़्यादा है, एम जी ज़्यादा है, समझ रहे हैं। इसलिए एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी रिजल्टेंट फोर्स एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एफ सी कॉस थीटा। तो मैं इसको अगर एक लाइन एक्सटेंड करूँ तो ऐसे करके होगा, देखिए क्या यहाँ पर होगा, एफ जी माइनस एफ सी कॉस थीटा, क्योंकि तो पूरा एफ सी काम नहीं करे, एफ सी का कॉस कॉम्पोनेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये काम करेगा। और यहाँ पर f है, f का मतलब हमें क्या पता है, f का मतलब भी mg, लेकिन यहाँ पर g कैसे वेरी कर रहा है, उस पॉइंट में, पॉइंट p में हमारा g क्या है, पॉइंट p में g है g डैश, तो g डैश हम लोग ऐसे करेंगे, तो बोथ साइड m है तो m को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। और यहाँ से g डैश अगर मैं g कॉमन ले लूँ तो क्या पड़ा रहेगा, g कॉमन ले तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई g cos theta. This is the value of g due to the diurnal motion of the earth and theta is the हमारा कौन से लैटिट्यूड में है, कौन से लैटिट्यूड में है, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, एंगल ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर, ये भी मैं कह सकता हूँ, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में कितना हमारा एंगल रहता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए, ठीक है, हो गया, ओके, वेरी गुड। सो ये हमारा ऐसे करके हम लोग करते हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, समझ गए क्या हो रहा है, वेरी गुड। अभी देखिए एक चीज़, हमारा अर्थ का शेप क्या पर्टिकुलर एक स्फीयर है, ये ऑरेंज के जैसा, ये ऑब्लेट स्फेरॉइड है या जियोइड इसे बोलते हैं, मतलब हमारा अर्थ का जो शेप है वो इक्वेटर के पास थोड़ा बाहर आ जाता है और पोल्स के पास थोड़ा श्रिंक कर जाता है। इसका रीज़न क्यों है बोलिए, तो इसका रीज़न ये है कि जी का वैल्यू टाइम टू टाइम अलग रहता है, मतलब कहीं पर जी का वैल्यू ज़्यादा रहता है, कहीं पर जी का वैल्यू कम रहता है। आपको इजीली करके बोल देता हूँ, पोल्स में जी का वैल्यू हाई रहता है, इक्वेटर में जी का वैल्यू लो रहता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न भी इसी इक्वेशन में छुपा है। तो वही इक्वेशन को मैं देख लेता हूँ, देखिए क्या है कि हमें पता है, वी नो दैट एट पोल्स, वी नो क्या होता है, स्पेशल केस है, एट पोल्स हमें क्या पता है, एट पोल्स में थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होगा, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हमें पता है, कॉस 90 का वैल्यू है 0, तो जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा जी, और ये है मैक्सिमम क्वांटिटी, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोल्स, तो पोल्स में ये होगा। और अगर मैं इक्वेटर में बोलूं, नंबर 2 एट इक्वेटर क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू हमें क्या पता है 1, तो मेरा तभी जी डैश क्या हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। ये क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, वो है मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द पोल्स and goes on decreasing to get to form its minimum value at the equator. Therefore, value of G is max at the poles and it goes on decreasing towards the इक्वेटर एंड इट इज मिनिमम एट द इक्वेटर। तो ऐसे करके हमारा जी का वैल्यू टाइम टू टाइम और चेंज होता रहता है, समझ गए। तो वेरिएशन ऑफ जी अलोंग लैटिट्यूड एंड डिurnal मोशन ऑफ द अर्थ, समझ गए, ओके, वेरी गुड। ये है वेरिएशन ऑफ जी अलोंग लैटिट्यूड और अलोंग डिurnal मोशन ऑफ द अर्थ, ओके, गॉट इट, एवरीथिंग क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए अभी तो जी का बारे में हमने पूरा पीएचडी कर लिया, जी का जितना भी बात था हमने सीख लिया। जी का आई होप जी में और कोई डाउट आप लोग को नहीं रहेगा, जितना टाइप में जी हो सकता था मैंने हर एक टाइप भी आप लोगों को करवा दिया। इसके बाद थोड़ा मैं एक सिंपल दो चीज़ें, मास ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये बता के आज के क्लास एंड करूँगा। तो अर्थ का, हम लोग जिस अर्थ में रहते हैं उसका मास क्या है और उसका डेंसिटी क्या है। बोलेंगे सर
आपके अर्थ का मास क्या आपने कोई कैलकुलेटर या कोई भी जो बाजार के दुकान में रहता है कि कोई भी वेइंग मशीन से क्या अर्थ का वेट मेजर किया था? आंसर होगा नहीं। ऐसा कोई वेइंग मशीन नहीं है जिसके ऊपर मैं अगर अर्थ को बिठा दूँ उसमें मैं अर्थ का वेट माप सकता हूँ। लेकिन हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं फिजिक्स। तो हम लोग फिजिक्स जानते हैं, तो उसका मतलब क्या है? हम लोग अर्थ का मास जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कोई भी वेटिंग मशीन का जरूरत नहीं है अर्थ को मेजर करने के लिए। वी नो फिजिक्स। और फिजिक्स का लोग ऐसा है कि फिजिक्स जो जानता है कुछ भी कर सकता है, तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। देखेंगे चलिए कैसे अर्थ का मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, सो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए हमें क्या पता है? हमें पता है G इक्वल्स टू Gm/r²। तो भले ही हमारे पास कोई वेइंग मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हमें क्या पता चल जाएगा? m इक्वल्स टू G_r² कैपिटल G। और अगर ये सब वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, G का वैल्यू कितना होता है सरफेस में? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R का वैल्यू क्या है? 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर, ये हो रहा है इतना मीटर, बाई G का वैल्यू कितना है? 6.67 10⁻⁻11। सबको कैलकुलेट करूंगा तो नियरली इक्वल टू आएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। ये आ गया मेरा क्या? अर्थ का मास। और अगर मैं बोलूँ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ भी मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट होगा? हमें डेंसिटी का मतलब क्या पता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो हमें पता है कितना निकला? 6 इंटू, ये है मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, और ये मैं वॉल्यूम का मतलब क्या मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ, m/4/3 पाई r क्यूब। सो क्या होगा? m का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 बाई 4/3 पाई, और r का वैल्यू कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली इक्वल टू आएगा 5500 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ द अर्थ कितना आ गया? 5500 kg पर मीटर क्यूब। 5500 kg पर मीटर क्यूब। समझ गए? सो एक चीज देखिए, मैंने कुछ देर पहले ही बोला था, हम लोग जो फिजिक्स के आदमी हैं, हम लोग जो फिजिक्स के वॉरियर्स हैं, हम लोग कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो हम लोग बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स हमने अर्थ का मास भी कैलकुलेट कर लिया, अर्थ का डेंसिटी भी कैलकुलेट कर लिया। ना ही मुझे कोई वेइंग मशीन लगा, ना ही मुझे कोई डिवाइस लगा अर्थ का मास कैलकुलेट करने में या डेंसिटी कैलकुलेट करने में। तो मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आपने फिजिक्स सीख लिया तो दुनिया में किसी भी चीज़ से आपको डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये जो मैंने दोनों चीज़ निकाल दिया, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करूँगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा वीडियो के अंदर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।